नमस्कार। ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित इस श्रृंखला सच का सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, जातीय प्रतिष्ठा और पहचान की राजनीति आए दिन नए नए विवाद खड़े कर रही है। सम्राट मिहिर भोज को लेकर जो विवाद खड़ा किया गया है वो भी इसी की एक कड़ी है। गुर्जर और राजपूत दोनों ये दावा कर रहे हैं कि सम्राट मिहिर भोज उनकी जाति के राजा थे और इसको लेकर वो आमना सामने भी हैं। सवाल उठता है कि कौन है सम्राट मिहिर भोज, क्या है उनकी असली जाति, और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि उनके राज में प्रजा का हालचाल क्या था, उन्होंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उन्हें याद किया जाना चाहिए और उनकी मूर्तियां लगाई जानी चाहिए। जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहास के जानकार प्रोफेसर राम पुनियानी हमारे साथ हैं। तो आइए उन्हीं से पूछते हैं, उन्हीं से जानते हैं सम्राट मिहिर भोज के बारे में विस्तार से। सबसे पहले आपका स्वागत है प्रोफेसर राम पुनियानी जी। नमस्कार प्रोफेसर पुनियानी, ये तो एक राजनीति है, हम सब जानते हैं। योगी आदित्यनाथ को दादरी के आसपास के इलाकों में जो गुर्जरों की अच्छी खासी तादाद है, कई कॉन्स्टिट्यूंसी में उनका प्रभुत्व है, वर्चस्व है, और उनके वोट कबाड़ने के लिए ये मूर्ति स्थापित करने का आयोजन किया गया। लेकिन अब वो उल्टे उनके गले पड़ गया क्योंकि राजपूत नाराज हो गए हैं और उनकी भी संख्या ठीक ठाक है उत्तर प्रदेश में। लेकिन इस विवाद को हम परे रख दें तो अगर ये जो विवाद की जड़ है इस पर जाए तो इतिहास क्या कहता है? सम्राट मिहिर भोज कौन थे, वो किस जाति के थे? सबसे पहले वो कौन थे, उनके राजपाट का शासनकाल कौन सा था, और वो राजपूतों से संबद्ध थे या नहीं? जी देखिए कि ये मिहिर भोज जो राजा थे काफ़ी प्रसिद्ध थे और उनकी कुछ खासियत भी थी। ये 9वीं शताब्दी के राजा थे जो उत्तर भारत में उनकी उज्जैन, कन्नौज इन जगहों पर उन्होंने राज किया और अपने राज के साथ साथ उन्होंने अपने राज्य का विस्तार भी किया। ख़ास तौर से उत्तरी बंगाल, दक्षिण में वो पाला तक आए और उन्होंने जो अरब आक्रमण थे, अरब के भी आक्रमण जो 8वीं शताब्दी के बाद से चालू हो गए थे, उसको भी रोका। उन्होंने करीब 835 से लेके 885 या 845 से लेके 885 साल तक राज किया और उनके राज की खासियत मैं ये कहूँगा कि उन्होंने खास तौर से सांस्कृतिक कार्यक्रमों को काफ़ी बढ़ावा दिया और वैसे तो खैर जो उस समय प्रजा का हाल होता है वो होता था। अब इनकी वास्तविक जाति क्या है, उनके नाम के सामने इतिहास के कई किताबों में गुर्जर नाम आता है, गुर्जर नाम आता है और वो खुद भी अपने आप को आदिवरा के नाम से पहचानने की ये करते थे। अब अंदर के जो लोग हैं वो तो अपने हिसाब से उनकी जाति को निर्धारित करना चाहते हैं, पर मेरे ख्याल से उनकी जाति के निर्धारण में अगर करना है, अगर वो ज़रूरी है, तो उस समय बगदाद से एक अल मसूदी आए थे, अल मसूदी, क्योंकि जो ट्रैवलर्स आते हैं उनके अकाउंट में उनके वर्णनों में वास्तविकता आती है और वो ज़्यादा ऑथेंटिक भी रहते हैं। तो उन्होंने इनको जो शब्द इस्तेमाल किया है अपनी भाषा में, उसका मतलब होता है गुर्जर। तो मुख्य रूप से ये गुर्जर समाज से थे और इसलिए उनके नाम के सामने अभी जो गुर्जर लगाया, उसको राजपूतों के विरोध के कारण जो अखिल भारतीय राजपूत सभा है, करणी सभा है, उन्होंने उसके विरोध के कारण उस गुर्जर शब्द को छिपा दिया। तो खैर ये एक महत्वपूर्ण राजा हो गए भारतीय इतिहास के मध्ययुगीन या पूर्व मध्ययुगीन काल में, जिन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया, कई व्यवस्थाओं को उन्होंने सुधारा और उसी के साथ साथ जो मैंने कहा उसको दोहराता हूँ कि उन्होंने खास तौर से सांस्कृतिक कला के क्षेत्र में प्रोत्साहन देने का काम किया। तो खैर ये तो एक बात हो गई कि वो कौन थे और ये दूसरी बात है कि उन्होंने 72 साल की उम्र पे उन्होंने संन्यास ले लिया और अपने पुत्र को उन्होंने राजपाट दे दिया। ये भी बहुत रेयर होता है राजाओं के मामले में, तो सत्ता को प्राप्त करने के लिए लोग एक दूसरे से झगड़ा करते रहते हैं, बाप को कैद कर देते हैं और भाई को मार डालते हैं, वो सब उस माहौल में इन्होंने सत्ता को त्याग दिया 72 साल की उम्र में। उसके बाद उन्होंने संन्यास ले लिया और उनकी जहाँ तक जाति का सवाल है, निश्चित रूप से उन्होंने अपने राज्य में जो बाकी व्यवस्थाएं थी वो तो वैसी थी और उसमें तो मैं तो ज़्यादा राजाशाही का ज़्यादा गुणगान नहीं करना चाहता क्योंकि लगान की व्यवस्था वैसी थी और दूसरे क्षेत्रों पर
राज्य करना, अपने राज्य का विस्तार करना, वो इनके राज्य में भी देखा गया। पर आज के समय में हो क्या रहा है, क्योंकि हमारी जो कुछ नीतियां हैं, वो नीतियों में हम विकास के बदले पहचान के मुद्दों को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। और ये पहचान के मुद्दों को महत्व देने के कारण ये हमारे राजनीतिज्ञ लोग अपने कैलकुलेशन करते हैं कि अभी किस जाति को जीतना है, अभी किस जाति को जीतना है, किसके प्रतीक करना है। और उसके एक मैंने उदाहरण के लिए उसके और भी प्रयोग और भी उपयोग किए जा रहे हैं जातियों का। जैसे आप जानते होंगे, उत्तर प्रदेश में ही सुहेल देव को एक बहुत लोकप्रिय बनाया जा रहा है राजभर कम्युनिटी को अपनी तरफ जीतने के लिए। और सुहेल देव को जो किया जा रहा है, तो उसमें तो दो लक्ष्य हैं, एक तो राजभर कम्युनिटी को वोट के लिए जीतना, और दूसरा उसी के बहाने मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत का वातावरण पैदा करना। दोनों प्रकार से उन्होंने पुराने प्रतीकों का आधुनिक इस्तेमाल, ये प्रक्रिया का ये भी एक भाग है। जी, तो यहाँ 2-3 चीज़ें और मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ, जो मैंने थोड़ा बहुत अध्ययन किया है इस बारे में। उसके जी, हिसाब से ये है कि 1836 ईस्वी से लेकर 1885 ईस्वी तक ये प्रतिहार जो वंश है मिहिर भोज का, वो राज करता रहा, और मिहिर भोज करीब 50 साल तक राजा रहे। लेकिन गुर्जर लोगों का साम्राज्य उसके 300 साल पहले शुरू हो गया था, और इस जी, दौरान राजपूत सत्ता में नहीं थे, वो पावर में नहीं थे, या वो कहीं शासन में नहीं थे। राजपूतों का दौर इसके बाद शुरू होता है। तो क्या ये कालखंड के हिसाब से अगर इसको जांचा परखा जाए, तो इसे किस तरह से रखा जाए कि राजपूत बाद में आए, या ये एक ही कुनबे के लोग थे? जैसा कहा जाता है कि गुर्जर हो, राजपूत हो, चालुक्य हो, तोमर हो, चौहान वंश हो, ये तमाम सब राजपूत जातियां ही थी। लेकिन अब ये दावेदारी की जा रही है कि हम बेहतर राजपूत हैं, हम राजपूत हैं और दूसरे राजपूत नहीं हैं। तो ये एक राजनीति का भी मसला है, और हम जानते हैं कि करणी सेना किस तरह की रोल प्ले करती रही है पिछले कुछ सालों में। तो उसकी एक खास तौर से अलग किस्म की सांप्रदायिक राजनीति है, जातीय राजनीति है, जो वितंडावाद खड़ा करके अपना आधार मजबूत करती है। तो ये 2 कालखंड का के बारे में कुछ आप बता सकें तो अच्छा होगा। जी, इसमें मैं इतना ही बता सकता हूँ कि जैसे ये गुर्जर की, एक तो क्षत्रियों में भी बहुत सारी उपजातियां हैं। तो जैसे आपने उनके नाम गिनाए, खासतौर से मैं गुर्जर और राजपूत का नाम यहाँ रखूंगा, क्योंकि अभी का विवाद उसी में है। वैसे क्षत्रियों में भी बहुत उपजातियां हैं, अपने यहाँ ब्राह्मणों में भी बहुत सारे अलग अलग उपजातियां हैं। तो वो एक सवाल है। और जहाँ तक गुर्जरों का शासन, जैसे आप बता रहे हैं सही तरीके से, वो पिछले 3 साल से था। और राजपूतों के शासन के बारे में इसमें बाद में सुनाई देता है, और ख़ास तौर से राजपूतों का जो शासन भी दिखाई देता है, वो राजस्थान में उसकी ज़्यादा चर्चा होती है। और कई बार मुगलों के कोलैबोरेशन में भी उनकी ज़्यादा चर्चा होती है। तो इससे ज़्यादा तो जो है कि अलग अलग प्रकार के राजा, जैसे हमने देखा कि मुस्लिम राजा कुछ लोग जो आए वो 11वीं शताब्दी के बाद से आए। और राजपूतों का उल्लेख जो इतिहास की किताबों में होता है, ज़्यादातर वो 13वीं 14वीं शताब्दी के बाद से चालू होता है, और वो फिर आखिर तक चलता रहता है। तो वैसे तो कहा जाए कि जैसे हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार ये क्षत्रिय थे, और अभी अभी उसका एक अलग प्रकार से देखा जा रहा है, क्योंकि अभी जैसे गुर्जरों के सपोर्ट में समाजवादी पार्टी आ रही है, और राजपूत उसका विरोध कर रहे हैं। तो ये एक अलग प्रकार की राजनीति का अभी हम एक अनफोल्डमेंट देख रहे हैं। जी, पर तो खैर, क्षत्रियों का ही राज था, तो ये अलग प्रकार के थे, वो अलग प्रकार के थे, और उसमें राजपूत का राज शासन बाद में आया। जी। लेकिन इसमें हिंदू मुसलमान वाली राजनीति उतनी नहीं है, क्योंकि अगर हम इस काल में लड़ाई में जाएंगे, तो हम देखते हैं कि कन्नौज पर अधिकार करने के लिए बंगाल के पाल, उत्तर भारत के प्रतिहार और दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट शासकों के बीच करीब 100 साल तक संघर्ष चला। ये आपस में ही लड़ रहे थे, कोई बाहर से आकर इनसे नहीं लड़ रहा था, कोई बाहर के लोगों से इनकी लड़ाई नहीं चल रही थी। तो मारकाट तो ये आपस में भी मचा रहे थे। तो कोई ये इनको भारतीय कहना भी सही नहीं होगा। ये तो अपने अपने इलाके के राजा थे। जी, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है। जैसे मैंने बताया कि इन्होंने, भोज ने अरबों का जो आक्रमण था 8वीं शताब्दी में सिंध पे मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था, उसको इन्होंने, अरबों को इन्होंने रोका।
पर ये बात मानना कि सभी हिंदू राजा एक थे और हिंदू युग था, जो जेम्स मिल ने अपनी किताब में ले आया, हिंदू युग, मुस्लिम युग, ब्रिटिश युग, उसका तो देखिए, राजा कोई भी हो, वो तो अपने राज्य का विस्तार करना चाहता है, लगान वसूल करो, राज्य का विस्तार करो। और कुछ कुछ लोगों को जैसे कला और संस्कृति में रुचि होती थी, जैसे राजा भोज को थी, तो उस प्रकार हिसाब से चलो। पर ये आपने बिल्कुल इसमें ये याद करते समय हमें एक अच्छी बात जो ख्याल में आती है कि ये हिंदू मुसलमान के आधार पे जो राजनीति को बांटा जा रहा है, तो आखिर में तो यही होता है कि जब आप बंटवारे की प्रक्रिया चालू करते हैं तो हिंदू मुसलमान से चालू करते हैं, फिर हिंदुओं के अंदर ये बंटवारा चालू हो जाएगा। और ये बात आप जैसे पाकिस्तान में इस्लाम के नाम की राजनीति मजबूत हुई, तो वहाँ मुसलमानों के अंदर अलग अलग सेक्ट हैं जिनको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है। और यही जैसे हम नफरत फैलाएंगे तो नफरत केवल बाहर नहीं जाती, नफरत अंदर भी आती है, वो हमें भी डिस्ट्रॉय करती है। तो उसमें आपका ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है कि मैंने इसको अपने अलग एपिसोड्स में बताया है कि हिंदू राजा भी आपस में लड़ते थे, मुसलमान भी राजा आपस में लड़ते थे। कोई धर्म एक है इसलिए राज्य एक हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं हुआ है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। वो क्रिश्चियन राजाओं का ले लीजिए, मुसलमान राजाओं का ले लीजिए, हिंदू राजाओं का ले लीजिए, नाम हिंदू है, हिंदू के अंदर सब सेक्ट है। और पर इतिहासकारों ने क्या किया है कि उनको अपने इस जो उनका सेक्ट है उसके आधार पे उनको नामकरण किया है। पर वैसे ये वंश के आधार पे होना चाहिए कि ये गुर्जर वंश का है या राजपूत वंश का है। अब फिर देखिए, राजपूतों में भी एक नहीं था, अगर आप थोड़ा सा बाद में जाके देखें तो उसमें राजा मानसिंह एक तरफ हैं, राणा प्रताप दूसरी तरफ हैं। राजस्थान के बहुत सारे राजपूत राजा, उनका अकबर के साथ, मुगलों के साथ अलायंस है, जबकि मानसिंह का, राणा प्रताप का अलायंस नहीं है। तो ये हमें एक इस बात को सोचना चाहिए कि जिस प्रकार से हम इतिहास को देखते हैं, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, वो भी गलत है, हिंदू हिंदू वो भी गलत है, क्योंकि राजा अपने जैसे वंश के कारण राज करता था। और सत्ता के समीकरण को हम लोकतंत्र के मूल्यों से जोड़ना गलत होगा। और वो इसीलिए जी जो यूनिफॉर्मिटी ये तैयार करना चाहते हैं सांप्रदायिक लोग, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, उसको तो ये पूरी तौर से खारिज कर देता है। जी, बल्कि हमें तो देखना इस तरह से चाहिए। ये दुर्भाग्य है कि हमें राजाओं का इतिहास बताया जाता है, प्रजा का इतिहास नहीं बताया जाता है। जो सब ऑल्टर्न हिस्ट्री है उसके हिसाब से चीजें नहीं मिलती हैं कि इन्हीं राजाओं ने हिंदुओं में किस तरह अत्याचार किए, दलितों के साथ उनका क्या व्यवहार था या स्त्रियों के साथ इनका क्या व्यवहार था, इस तरह की जानकारियां, या आदिवासियों को किस तरह से उन्होंने ट्रीट किया, ये जानकारियां हमें कहीं नहीं मिलती हैं। ये इनके साथ दासों की तरह, गुलामों की तरह व्यवहार होता रहा होगा, हम ये अनुमान के आधार पर कह सकते हैं। समानता तो असंभव सी चीज थी, वो जमाना ही समानता के विचार का नहीं था। लेकिन कुछ और चीजें हैं जो दिलचस्प इस प्रसंग में आती हैं। मसलन कि ये जो चाहे गुर्जर हों चाहे राजपूत हों, ये दरअसल पूरी तरह से भारतीय जातियां नहीं हैं। इनका डीएनए जिसको कहते हैं वो मिश्रित है, बाहर से आई जातियां। और ये इतिहासकार बताते हैं कि कौन कहाँ से आया है, किसमें क्या रक्त है, तो ये मिश्रित रक्त है। तो ये अगर हम इतने डीप जाएंगे तो सबकी पोल खुलेगी। अब देखिए, ये पहली बात तो ये जो भारतीय और विदेशी की कल्पना है, वो तो भारत राष्ट्र तो आधुनिक समय में ही बना है। उसके पहले उसको भारत कहना टेक्निकल सेंस में, रियल सेंस में सही नहीं है। और जहाँ तक जातियों का सवाल है, हम सब मिले जुले लोग हैं। अभी जो पॉपुलेशन जेनेटिक्स की स्टडीज आ रही हैं, उसमें तो ये है कि मानव समाज में जो मेल जोल होता रहा है बायोलॉजिकल लेवल पे, सामाजिक लेवल पे, उसी आधार पे हमारी संस्कृति, साहित्य, कला, सब चीज़ों का विकास हुआ है। पर यही है कि संकीर्ण राजनीति ये इसको क्योंकि हिंदू मुसलमान में बांटना चाहती थी, उसके बाय प्रोडक्ट के रूप में हिंदुओं के अंदर का ये जो चीज़ है वो सामने आ रही है। और मैं आपकी बात की अप्रिशिएट करना चाहूँगा, इसको मैंने पहले अपने कई एपिसोड्स में कहा है कि वास्तव इतिहास तो मानव समाज का जो होता है, उसमें सबॉल्टर्न हिस्ट्री में के साथ साथ कला का विकास, संगीत का विकास, व्यापार का विकास, प्रशासन का विकास, रोड का विकास, बाजार का विकास, इस पर जो फोकस चाहिए उस फोकस से फिर हट जाते हैं और केवल एक प्रतीकात्मक, ये कम्युनिटी वर्सेस वो कम्युनिटी, ये धर्म वर्सेस वो धर्म, वो लाकर
हमारी समझ को ये कुंद कर देते हैं, हमारी समझ को कुंद कर देते हैं। और वो भी मेरे ख्याल से उसी भंवर में लोग अटके रहते हैं। जी। और अगर इन्हीं राजाओं के हिसाब से भी इतिहास हम खंगालेंगे तो पाएंगे कि बहुत सारे गुर्जर राजाओं ने राजपूतों की कन्याओं से विवाह किया होगा, राजपूतों ने गुर्जर की कन्याओं से विवाह किया होगा। इनके अपने ये संबंधी भी होंगे, बहुत तरह से संबंध इनके विकसित हुए होंगे, ये होते रहे हैं, राजपाट की राजनीति का ये हिस्सा रहा है। तो एक इसको इतना नेरो करके ले जाना, ये मैं समझता हूँ कि मानव विरोधी और देश विरोधी भी। जी, जी। जैसे मैंने कहा, इसको मैं दोहराता हूँ कि मानव समाज हमेशा मिला जुला समाज रहता है। और जहाँ तक राजाओं का सवाल है, जब एक राजा दूसरे से संबंध करता था तो उसी के साथ रोटी बेटी या बहन जो भी है, उसके भी संबंध स्वाभाविक रूप से होते थे। और उसी को कई लोग अच्छे तरीके से देखते हैं, कई लोग बुरे तरीके से देखते हैं। जबकि आपकी बात ये बिल्कुल सही है कि जैसे अब आप देखिए, बहुत सारी राजपूत स्त्रियों की शादी मुगल राजाओं के प्रिंसेस वगैरह से हुई, और इसमें भी ये हुई। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हम सब मिले जुले लोग हैं, और उसको इस प्रकार से बांट के देखना ये एक संकीर्ण तरीका है जो हमें आगे नहीं ले जा सकता। जी, लेकिन ये संकीर्णता आज के समय पर हावी है। हम किस तरह से धर्म से फिर जाति और फिर जाति में उपजाति और फिर उसमें और भी गोत्र तक जाएंगे और भी नीचे जाएंगे, और ये आपस में ये हमारी जो झगड़े हैं बढ़ते चले जाएंगे। तो बेहतर ये होगा कि मिहिर सम्राट को गुर्जर भी मान लिया जाए, राजपूत भी मान लिया जाए, क्षत्रिय भी मान लिया जाए और भारतीय भी मान लिया जाए, उस लिहाज से कि वो जिस भूमि को हम भारत मानते हैं वहीं पर राज कर रहे थे। और आगे की तरफ देखा जाए, ना कि राजशाही की गुणगान की तरफ, उनको महिमा मंडन की तरफ। हम लोकतंत्र में रह रहे हैं तो लोकतंत्र के हिसाब से आगे की तरफ देखते हुए इनका आकलन करें, इनके काम का, और जहां अच्छा है वहां तारीफ हो, जहां बुरा है उसकी आलोचना भी की जाए। तो इस चर्चा को अब यहीं खत्म करते हैं। प्रोफेसर पुनियानी, बहुत बहुत शुक्रिया इस विवाद पर अपने विचार रखने के लिए, और सम्राट महाभोज, माफ कीजिएगा, मिहिर भोज के ये जो जाति प्रसंग है, इस पर विशेषज्ञ के तौर पर आपने जो राय दी है उसका कुछ हमारे दर्शक भी फायदा उठाएंगे, इस उम्मीद के साथ विदा लेते हैं। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।